नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू होने जा रहा है। गांव के साथ ही आपको बता दें कि यह अभियान शहरी क्षेत्रों में भी चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे राज्य की परंपरा के अनुरूप 1 जुलाई से अपने अपने गांव में रोका छेका अभियान शुरू करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गोठानों में भेजें, जहां पर चारे पानी का प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों और पशुपालकों के नाम अपने संदेश में कहा कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोट और एंकटंगिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। बघेल ने कहा कि मैं ईश्वर की कृपा से इस बार हमारे राज्य में मॉनसून सही समय पर आ गया है। धान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार मक्का भी खुले बाजार में बेच रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने 28,000 टन से ज्यादा मक्का बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 27 जुलाई से ऑनलाइन बोली लगनी शुरू होगी। अफसरों ने बताया कि राज्य के करीब 11 जिलों में समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का खरीदी गई है। ई नीलामी में टेंडर हासिल करने वालों को खाद्य विभाग के गोदामों से खुद के व्यापक पर मक्का परिवहन करना होगा। अफसरों के अनुसार राज्य में इस पर करीब 1,21,000 किसानों के समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वर्ष 1850 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 10 क्विंटल खरीदारी की गई है। बता दें कि इसी साल सरकार सरप्लस धान भी खुले बाजार में बेचने के लिए ई टेंडर कर चुकी है। खरीफ की बुवाई के बीच ही छत्तीसगढ़ में यूरिया डीएपी की किल्लत राज्य और केंद्र सरकार के बीच नए विवाद की वजह बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर प्रदेश को खाद्य नहीं देने का आरोप लगाया है और चौबे ने कहा कि ये नेशनल क्राइम है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मानसून का सीजन खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खरीफ की बोनी शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ खरीफ का रकबा बढ़ता जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से यूरिया, पोटाश और इसके साथ ही फास्फेट इस प्रकार से 12 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की मांग की थी। केंद्र ने इसका अनुमोदन भी किया। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ को आवंटित नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट और हमारे संसाधन, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से आपत्ति करेगी तो किस तरीके से काम चलेगा। इसलिए आदरणीय मित्रों, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को हम लोग तो प्रस्ताव ला के भेजते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, हमारी अपनी भी सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद करे। लेकिन लगातार रुकावट, लगातार बाधा, लगातार अड़ंगा, आपके माध्यम से मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन क्यों मानती है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी अनुरोध करता हूं, राजनीतिक लड़ाई मैदान में हमारे साथ लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी चुनाव अभियान के प्रबंधक रहे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर ने दावा किया कि आजादी के बाद महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। वहां के शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान की मदद से एक अलग देश बनाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नामालूम किन कारणों से शेख अब्दुल्ला से समझौता कर धारा 370 और 35 से लागू कर कश्मीर का भारत में विलय करवाया। दरअसल सुनील देवधर रायपुर के माना में एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। यह संगोष्ठी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी के आयोजनों की श्रृंखला में हो रही थी। सुनील देवधर ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की संसद में पास कोई भी कानून और संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था। आजाद के 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। उस समय जम्मू कश्मीर जाने के लिए भारत के नागरिकों को परमिट लेना पड़ता था। मतलब एक ही देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान थे। इसे खत्म करने का प्रण लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। उन्होंने जम्मू में एक जनसभा आयोजित की। कांग्रेस सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। देवधर ने कहा कि अपनी हत्या की अपूर्व आशंका के बावजूद देश की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस बीच विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगरोड को सेवा विस्तार देने की तैयारी है। यह सेवा विस्तार 6 महीने का होगा। बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों में ही एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा। 28 जून 1958 को जन्मे चंद्रशेखर गंगरोडे अक्टूबर 2019 में विधानसभा के प्रमुख सचिव बने थे। 30 दिसंबर 2020 को उनको रिटायर होना था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें सेवा विस्तार दे दिया। 29 दिसंबर 2020 को उनके सेवा विस्तार का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक गंगराडे को 30 जून 2021 तक का ही सेवा विस्तार मिला था। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ और अनुभवी अफसरों की कमी के देखते हुए सरकार उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त सेवा विस्तार दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो गंगराडे शीतकालीन सत्र तक पद पर बने रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाने का फैसला लिया गया है। वहीं बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के आधार पर वर्कशीट उपलब्ध कराई जाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करने के साथ स्कूल शिक्षा के संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। इसके साथ स्कूल कब से खोले जाएं, इसको लेकर विशेषज्ञों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रदेशों में स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भयंकर रूप धारण न कर पाए, उससे पहले हमें सभी तरह की सावधानियां रखनी है और तैयारियां करनी है। वहीं शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण और कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करने जरूरी है। वहीं बैठक में BAMS, BHMS, BUMS की समस्त परीक्षाएं जुलाई अंत तक ऑफलाइन तरीके से कराए जाने पर विचार किया गया। भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में वैक्सीनेशन समूह के मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें राज्य के अंदर किस तरीके से कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य को पूर्णतः वैक्सीनेट करने पर भी बात हुई और यह लक्ष्य निर्धारित हुआ कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगे। इसी के साथ में सिनेमा हॉल को खोलने पर भी विचार किया गया, जिसमें सिर्फ वैक्सीनेट लोगों को जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोचिंग क्लासेस को खोलने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा यह बताया गया कि राज्य में सोमवार तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों को दूसरी डोज देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में शहरी क्षेत्रों की दुकानों के अंदर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कूपन व्यवस्था लागू की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने पर चर्चा हुई। इस अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके साथ ही ये निश्चय किया गया है कि आगे भी हम मध्य प्रदेश को पूर्णतः वैक्सीनेट करें। अब हम विशेष रूप से जो हमारा सेकंड डोज है उसको लेकर कैंपेन करेंगे। पहला डोज और दूसरा डोज दोनों समय से लग सकें और इसके प्रति जो जन जागरण हमें करना है वो हम करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीकाकरण के जो मंत्रिमंडल का समूह है उसकी बैठक ली थी और उसमें समीक्षा आज की गई है। और आज अभी तक 1 करोड़ 98 लाख डोज लग चुके हैं। कोविड अनुकूल व्यवहार की जो मंत्री समूह की बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है, अभी कोविड की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अब ये प्रारंभ हुई है, जो हमको एक जागरूकता के साथ
ये काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से कोविड में वैक्सीन का एक जो महाअभियान चलाया, ये निरंतर जारी रहे। इसी के साथ मास्क लगाना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है। जो कोरोना को लेकर अलग अलग या रोजगार को लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो समूह बनाए हैं, उसी में मंत्रियों के समूह की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। अभी कोविड अनुकूल व्यवहार समिति की बैठक हुई है और इसमें हमारे प्रदेश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। और इसमें प्रमुख रूप से ये निश्चित हुआ है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में जो भी जितनी भी शॉप्स हैं, वहाँ पर हम इस तरह का सिस्टम करें कि अंदर भीड़ ना हो, क्रम से लोग जाएं, या तो कूपन सिस्टम हो, एक कस्टमर जब बाहर आ जाए तब दूसरा जाए। इस तरह से शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था हम लोग बनाने का काम करेंगे और जो व्यापारी इस व्यवहार के अनुकूल काम करेंगे उनको नगरीय प्रशासन विभाग सम्मानित करने का काम भी करेगा। एक तो ये हम लोगों ने तय किया है। दूसरा, रोको टोको अभियान भी चलेगा, मास्क लगाकर लोग निकलें, इसको लेकर भी ये रोको टोको अभियान चलेगा। इस पर भी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर कोविड अनुकूल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ गलत माहौल पैदा किया है। उस बात से आहत होकर मैंने आज आईटी एक्ट के अंतर्गत शासन से अनुरोध किया है कि वो इस पर वैसे ही कार्रवाई करें जैसे कि एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर की थी। कथन को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके और गलत माहौल मेरे खिलाफ पैदा किया, उस बात को लेकर आहत होकर मैंने आज जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत शासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस पर उसी प्रकार से शीघ्र कार्रवाई करें जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़ी तत्परता से उन लोगों के खिलाफ भी। कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुल पाए हैं, ऐसे में कक्षाएं मोहल्ले में लगाई जा रही हैं। कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए संचालित पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसरे साल की शुरुआत के पूर्व में समग्र शिक्षकों की ओर से आयोजित वेबिनार में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शामिल होकर नवाचारी शिक्षकों से बच्चों की शिक्षा और शिक्षा पद्धति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने पढ़ाई तुरंत तुहार द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित कक्षा लेने वाले प्रत्येक जिले से 36 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। मंत्री टेकाम ने कहा कि वेबिनार में नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की नियमित पढ़ाई की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 4 वर्षों से लंबित वेतन समझौते के खिलाफ सेल व्यापारी हड़ताल पर हैं। आपको बताएं कि उसी के तहत बोरिया गेंट संयुक्त यूनियन के कार्यकर्ताओं की ओर से सुबह 8 से 9 बजे तक जाम कर दिया गया। सभी यूनियन की ओर से वेतन समझौता नहीं करने पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बीएसपी के ठेका श्रमिक भी शामिल थे। इस प्रदर्शन में एटीएक, एचएमएससी
दो BMS 12 इस्पात श्रमिक मंच, स्टील वर्कर्स यूनियन, लोकतांत्रिक इस्पात मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सुबह से ही बोरिया गेट में काले झंडे दिखाकर वेतन समझौता नहीं होने के कारण जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं BSP के कर्मी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अपने काम पर जाने से पहले कर्मियों की ओर से काला बिल्ला लगाकर अंदर प्रवेश किया गया। संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि 29 जून को 1 दिवसीय भूख हड़ताल का इक्विपमेंट चौक पर ही किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से काम बंद कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान का 1 साल पूरा हो चुका है। इस अभियान के तहत अब तक 375 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सरेंडर नक्सलियों के पुनर्वास के लिए दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन के द्वारा लोन वराटू हब बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस हब के निर्माण का भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से निर्माण काम शुरू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हब का नाम शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी रखने की घोषणा कर दी है। वहीं इस हब की खास बात यह है कि टाउनशिप की तरीके से होगा। वहीं अभी पहले चरण में 24 एकड़ में यह बनाया जा रहा है। इसके बाद को और बढ़ाया जाएगा। यहां सरेंडर नक्सलियों के लिए आवास से लेकर रोजगार के साधन एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के करबदा में रविवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 16 साल की एक किशोरी और 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने के कारण सभी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें डायल 112 से अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना पांडराताई थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम चार भाटा खुर्द निवासी सेवरी चंद्रवंशी, नंदनी चंद्रवंशी और 16 साल की किशोरी तीनों पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से सभी पैदल ही शाम को करीब 6:30 बजे गांव लौट रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए तीनों गांव से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उन पर गिर पड़ी। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला भी संडे अनलॉक हो गया। जिले में अब शाम 7 बजे की जगह रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पहले संडे को दोपहर 2 बजे तक ही मार्केट खोलने के आदेश थे, लेकिन दुर्ग कलेक्टर ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने आदेश में कहा कि रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, क्लब, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। दरअसल कोरोना के नए मरीजों के आए कमी को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये छूट देने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से 80 दिन बाद आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस साल 9 अप्रैल को मंदिर में आम जनता का प्रवेश बंद कर दिया गया था। पिछले साल शुरू हुए इस महामारी के चलते मंदिर को दूसरी बार बंद करना पड़ा था। मंदिर आज सुबह 6 बजे फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर में उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो कोविड-19 का कम से कम 1 टीका लगवा चुके हैं, जिनकी 48 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जो पूजा पद्धति यहाँ चलती है परंपरा अनुसार वो पूजा पद्धति प्रारंभ रही है। अभी भक्तों के लिए अभिषेक पूजा इस पर प्रतिबंध है, लेकिन ऊर्जा जो है वो आज भी कायम है और इसी ऊर्जा से अन्य लोगों की जो बीमारी है या अन्य व्यवस्था है वो दूर होती है, ऐसी भगवान की मान्यता। आज भगवान के दर्शन करके सारे भक्त अपने आप को बड़ा धन्य और पुण्यात्मा मानते। जय श्री राम। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था चालू कर दी गई है। सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक 7 स्लॉट में दर्शन कराए जाएंगे। 3500 लोगों के लिए व्यवस्था है। इसमें ऑनलाइन पंजीयन होता है। पंजीयन के पश्चात भी प्रवेश देने के पहले उनका RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर की या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है और इस तरह से उनको दर्शन की सुविधा दी जा रही है। 250 रुपये का टिकट भी है
जिनके पास पंजीयन नहीं है वो 250 रुपये का टिकट लेके। आज बाबा महाकाल मंदिर खुला है और हम लोग कोरोना के गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक सुकून सा महसूस हुआ है। हम लोग गुजरात से आए हैं, एक तमन्ना थी यहाँ पे आने की और वो पूरी हो चुकी है। क्या कुछ कामना रही आपकी? कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में लगे लॉकडाउन का लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जहां इस साल भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस ली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में महाविद्यालयों की जिन भी परीक्षाएं भौतिक रूप से न होकर ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से संचालित हो रही हैं, वहीं महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति के सामने अपनी 10 मांगे रखते हुए ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थियों के कार्यकर्ताओं ने कार्य परिषद की बैठक में 10 मांगों को लेकर कार्य परिषद और वीसी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुखता से मांग थी कि जो विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप नहीं आई उनको कोई भी कॉलेज वाले ऐसे परेशान नहीं किया जाए तो उनके फॉर्म फॉरवर्ड या परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, जो विद्यार्थियों ने इस कोरोना काल में अपने परिवार में से किसी को खोया उनकी पूरी फीस माफ की जाए। साथ में जो मध्यम वर्गीय छात्र और आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनके सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे थी। साथ में इसी के विभाग अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और जो अन्य अधिकारी का एक समय निर्धारित करे जो यूनिवर्सिटी में अपना समय देगा। समिति ने क्या बोला? समिति ने हमको आश्वासन किया है कि बैठक के तुरंत बाद हम 4-5 निर्णयों पर भी निर्णय करेंगे। कुछ निर्णय थोड़ा समय लगेगा उनको निर्णय। अब आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अगर ये तुरंत इस पर अगर कुछ निष्कर्ष। इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा बोर खनन पर रोक लगाई गई है, लेकिन शासन प्रशासन के आदेशों को ताक पर रखकर बोरिंग मशीन एजेंट अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध बोर खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों की माने तो बेटमा क्षेत्र में अधिकारियों की मिलीभगत से एजेंटों के द्वारा अवैध बोरिंग का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बोरिंग मशीन से रात दिन में भी अब बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के खौफ के एजेंट के द्वारा अवैध बोरिंग किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में एजेंटों के द्वारा आधा दर्जन मशीनों से रोजाना कई बोरिंग किए जा रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजेंटों के द्वारा बेटमा क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की मोटी रकम दी जा रही है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारी उनको अपना रहनुमा समझकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट पुलिस की नकली नोट के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इसमें बालाघाट पुलिस ने 5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोटों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हमें नकली नोटों को लेकर लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि बालाघाट, गोंदिया आदि जगहों पर नकली नोटों के चलाने का एक बड़ा गिरोह सा काम कर रहा है, जिसमें हमने योजनाबद्ध तरीके से जानकारी निकाली और सभी डिविजनल थानों में पुलिस की मदद से गिरोह को धर दबोचा। एसपी ने बताया कि बरामद नकली नोटों की 2 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें, इसमें 2000 के नोट हैं और 10 रुपए तक के नोट हैं, यानी कि 2000 से लेकर 10 रुपए तक के नोट इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वहीं पकड़े गए आरोपी में 6 बालाघाट और 2 गोंदिया के निवासी हैं। बहरहाल मामले में पुलिस इस गिरोह से जुड़े और लोगों का पता लगाने में जुट चुकी है। उससे लिंक तो नहीं अभी समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ से भी सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन इन्हीं एक नेटवर्क, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में लगभग ये दूसरी घटना है 2-3 महीने के अंदर, और इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर सिलसिलेवार या किसी योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र में इन नकली नोटों को खपाने का कोई प्रयास गिरोह कर रहा है। जिस गिरोह की एक बड़ी चेन हमको मिली है, जिसमें काफ़ी बड़े अमाउंट में ये नकली नोट हमारे सामने आए हैं, और इनके 8 आरोपी हमारे पास अभी रक्षा में, और अन्य और भी 3-4 लोग जिनके ऊपर मुख्य संदेह जा रहा है। चोर अब इतने हाईटेक हो चुके हैं कि बड़े होटलों में आयोजित शादी समारोह में भी
वो पीस सूट पहन करके वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन इंदौर रोड स्थित होटल में आयोजित शादी समारोह में एक बदमाश 3 पीस सूट पहनकर बच्चों के साथ पहुंचा और जेवरों से भरा पर्स चुराकर भाग गया। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल केमिकल फैक्ट्री संचालक बलवीर सिंह ने अपने पुत्र इंद्रजीत का शादी समारोह का कार्यक्रम इंदौर रोड स्थित होटल में आयोजित किया था। कोरोना नियमों के अनुसार कार्यक्रम में सीमित मेहमान ही आए थे। पीड़ित बलवीर ने बताया कि उनकी पत्नी कविता और उनके हाथ में लेडीज पर्स था। रात करीब 10:30 बजे कविता सिंह ने कुर्सी के पास अपना पर्स रखा और किसी काम से चली गई। तभी करीब 12 साल के बच्चे ने जेवर और रुपयों से भरा पर्स उठा लिया। वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें अच्छे कपड़े जूते पहने हुए नजर आ रहे 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक बड़ा शख्स शामिल है और साथ में एक बच्चा भी शामिल है। बलवीर सिंह और उनके परिजनों ने होटल के अलावा बाहर के भी कैमरे फुटेज चेक कराए, जिनमें वो व्यक्ति और बच्चा पैदल 4 लेन क्रॉस करने के बाद इंदौर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि पुत्र की शादी में बहू के परिजनों ने उपहार में 1.5 तोला वजनी सोने का हार, चांदी की पजेब बिछिया दी थी जो पर्स में रखी थी। इसके अलावा पर्स में मोबाइल और 20,000 रुपए रखे थे जो बदमाश चोरी करके ले गए। 24 तारीख को 10:30 बजे मिसेस का बैग स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के पास रखा था। वहाँ से एक छोटा सा बच्चा 12-15 साल का कोट सूट पहने हुए था, वो लेके चला गया। उसमें 1.5 तोले का सोने का हार था जो लड़की वालों के वहाँ से पहनाया था और 20,000 रुपये नकद थे और एक चांदी की पायजेब और बछिया था और मोबाइल था मिसेस का, उसमें MI का। अनुमानित लागत कितने की होगी पूरे सामान की? 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का मैटर है। इस मामले होटल प्रशासन को कुछ कहना? नहीं, उनने तो वीडियो शुरू मतलब जो उनके कैमरे थे उसकी फुटेज दे दी, तो उसमें दिख रहा 2 जने हैं। एक करीब 30-35 साल का 3 पीस सूट पहना हुआ है, टाई लगाए हुए, उसके साथ एक बच्चा है जिसने भी 2 पीस पहन रखा है, कोट और जैकेट पहन रखा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।